वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, 10th क्लास का। और आज का टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। वैसे तो अगर आप नाम को ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली है क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? ठीक है, ये जो नाम है हाइड्रोकार्बन्स, इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स आर all those carbon compounds which contain just carbon and hydrogen. So जब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जो एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और उनमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक होता है कार्बन, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, हम इस तरह के कंपाउंड्स को we name them hydrocarbons. So our topic today is precisely focused on hydrocarbons. हमारा आज का टॉपिक जो है वो पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर फोकस्ड है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी आसान ये इंट्रोडक्शन लग रही है उतना ही आसान ये टॉपिक है, लेकिन अक्सर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसके कारण कोई टॉपिक जो है हमें मुश्किल लगने लग जाता है या बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, और आसान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सो व्हेन वी से हाइड्रोकार्बन्स, जब आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, so all those carbon compounds which contain just carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ठीक है जी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? we call them hydrocarbons. ये तो एक बात होगी। अब हाइड्रोकार्बन्स जब हम बोल चुके हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। हाइड्रोकार्बन्स जो है जैसा कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड की तरह हम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसको आगे भी क्लासीफाई किया गया है। तो आगे की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आप देखिए, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हम मानते हैं। एक होता है ओपन चेन, वी कॉल इट ओपन चेन। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसको ओपन चेन कहते हैं। ठीक है जी, ओपन चेन। और एलिफेटिक, ये भी एक नाम है। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक, और इट इज ऑल्सो नोन एज एसाइक्लिक। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने अभी अभी आपको हाइड्रोकार्बन की पहली टाइप के बारे में बताया। इसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये तीन नाम हमने इसको दिए हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा हाइड्रोकार्बन की टाइप है, इट इज नोन एज क्लोज्ड चेन। ठीक है जी, और इसको क्लोज चेन कहा जाता है, या इसको साइक्लिक भी कहा जाता है। ठीक है जी, या इसको रिंग हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग हाइड्रोकार्बन। सो मैं फिर से बता दूं, ये जो दूसरी टाइप है इसको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या रिंग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की मैंने आपको अभी अभी कितनी टाइप्स बताई? मैंने आपको दो टाइप्स बताई। एक टाइप जो है उसको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इट इज़ नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और दूसरी टाइप जो है इट इज़ नोन एज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइक्लिक और रिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन,
और दूसरा जो है वो मैंने आपको क्या बताया, वो बताया क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, पहला है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो है मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स मैंने बताई, एक मैंने बताया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा मैंने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बताया। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इसको एलिफेटिक भी कहा जाता है, ए साइक्लिक भी कहा जाता है, और जो क्लोज चेन है उसको मैंने आपको बताया साइक्लिक भी कहा जाता है और रिंग हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से आप ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको एलिफेटिक भी कहा जाता है, एसाइक्लिक भी कहा जाता है, ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज सैचुरेटेड, okay, and the second one is known as unsaturated. So open chain hydrocarbon or aliphatic hydrocarbon or acyclic hydrocarbons can either be saturated or unsaturated. या तो ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वी आर गोइंग टू टेक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से। सो एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी, अब जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। इनके केस में जब आप कार्बन और कार्बन की बात करते हैं, उन दोनों के बीच में केवल एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, एल्केन्स की एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है जी, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यदि आप जब आप बात करेंगे कार्बन की, तो अगर n की वैल्यू 1 लेंगे, H 2 × 1+2 है, तो ये CH4 बनेगा। CH4 आपको जाना पहचाना कंपाउंड लग रहा होगा, इसको हम मीथेन कहते हैं। तो जितने भी एल्केन आप स्टडी करेंगे, जितने भी एल्केन्स आप स्टडी करेंगे, ठीक है जी, उन सब के पीछे जो सुफिक्स लगेगा वो ANE, एन। इसकी होमोलॉगस सीरीज अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर जब हम बात करते हैं केवल n की संख्या 1 हो तो हम बोलते हैं जो प्रीफिक्स होता है वो मेथ होता है। ठीक है जी, आगे ANE लग जाएगा। अगर n जो है वो 2 हो तो एथ, एल्केन है तो आगे ANE लग जाएगा। ठीक है, n = 3 हो तो प्रॉप। ठीक है जी, पीछे ANE लग जाएगा क्योंकि एल्केन है। यदि n 4 है तो आप यहाँ पर ब्यूट लगा देंगे और पीछे ANE लग जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं, अगर n जो है 1 होगा तो हम उसको मीथेन बोलेंगे एल्केन के केस में। अगर n 2 होगा तो हम उसको इथेन बोलेंगे। ओके, एल्केन के केस की बात कर रहे हैं। n 3 होगा तो ये प्रोपेन हो जाएगा, n अगर 4 होगा तो ये ब्यूटेन हो जाएगा।
ठीक है जी। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूं। अगर अगर सपोज करिए N5 है तो हम उसे पेंटेन बोलते हैं, वी कॉल इट पेंटेन। ठीक है। N6 है, वी कॉल इट हेक्सेन। अगर 7 है, वी कॉल इट हेप्टेन। इसी तरह से अगर 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन, 10 है तो डेकेन। ओके। तो आपने देखा, एक चीज नोटिस की, अगर N1 है तो प्रीफिक्स जो है वो मेथ है। अगर N2 है तो एथ है। N3 है तो प्रॉप है। 4 है तो ब्यूट है। 5 है तो पेंट है। 6 है तो हेक्स है। 7 है तो हेप्ट है। 8 है तो ऑक्ट है। 9 है तो नॉन है। ओके। और 10 है तो डेक है। ठीक है जी। तो अब जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप बोलते हैं कि एल्केन है तो पहला जो है वो मीथेन हो जाएगा, मैथ लगेगा और पीछे ANE। अगर दूसरा है एथ है तो पीछे ANE लगेगा, इथेन। प्रॉप प्रोपेन, ब्यूट ब्यूटेन, पेंट पेंटेन। इसी प्रकार से हेक्स का हेक्सेन, हेप्ट का हेप्टेन, ऑक्ट का ऑक्टेन, नॉन का नोनेन, डेक का डेकेन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। और वो क्या है, हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से एल्केन की तरफ वापस आ रहा हूँ। एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, और एल्केन का मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+2 होता है। ठीक है जी। अगर आप n जो है, सपोज कर लीजिए आपने n क्या किया, आपने n ले लिया 3, तो अगर N3 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C3H2 × 3, क्योंकि 2n है और आपने n तो 3 लिया है, +2। तो व्हाट इज दैट, इट इज गोइंग टू बिकम C3H6+2, दैट इज, ठीक है जी, C3H8। अब क्वेश्चन ये है कि एल्केन को हम क्यों सैचुरेटेड बोलते हैं। एल्केन को सैचुरेटेड बोलने की एक वजह है, और क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, लेट अस टेक प्रोपेन। ओके। मैंने अभी अभी आपको बताया प्रोपेन होता है C3H8। ओके। तो यहां पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, 1 2 और 3। ठीक है। तो अब जरा नोटिस कीजिएगा आप, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बात करता हूं इस कार्बन की, तो इस कार्बन में यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H। ओके। यहां पर भी H, यहां पर भी H। अब देखिए ज़रा, इस कार्बन का केस अगर आप स्टडी करेंगे इस कार्बन का, तो आप देखिए 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब मैं इस कार्बन की बात कर लेता हूँ, इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी। ठीक है जी। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके। यहाँ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या कहते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां पर ये सिंगल बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल से बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर ये सिंगल क्यों है। तो देखिए, एक कार्बन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। एक और कार्बन लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये दोनों कार्बन्स, ये जो पार्ट है इसको तो शेयर कर लेंगे।
ठीक है। इसको शेयर करने के कारण इस कार्बन के पास अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस 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 एंड दिस। तो इसके लिए अब 3 की कमी है और वो 3 की कमी पूरी करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा इस कार्बन का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया शेयरिंग के कारण। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब जरा इस कार्बन की बात कर लेते हैं, दूसरे कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन। इस कार्बन के केस में भी यहां पर देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 इसके पास है। तो एक और हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ठीक है, एक यहां पर ले लेते हैं, एक यहां पर ले लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ज़रा नोटिस करें अब कार्बन का, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। तो कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों कार्बन्स के, हाइड्रोजन्स के ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो ज़रा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड आप देखिए यहाँ पर शेयर करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन्स के बीच में। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बताता हूँ एक अलग कलर से। ये देखिए, एक जो इस कार्बन ने शेयर किया और दूसरा इस कार्बन ने शेयर किया। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास आपस में शेयर करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो आप देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर मैंने जो अभी बताया, ये इथेन का स्ट्रक्चर था। इथेन, अगर जनरल फॉर्मूला एल्केन का याद करें तो आपको पता लगेगा C2H2 into 2 plus 2, what is that? C2H6। और अभी अभी जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था वो कुछ इस प्रकार था, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अभी अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताई, पिछले स्लाइड में बताई। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज इथेन। ऐसे ही आप प्रोपेन की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही आप ब्यूटेन, ऐसे ही हेक्सेन, ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इन सब की फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने जो आपको बताया है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। I just informed you about saturated hydrocarbons. They are known as alkanes with general formula CnH2n plus 2. The general formula is CnH2n plus 2, and the first member is, इनका पहला मेंबर जो है वो कौन होता है, मेथ से शुरू होता है, तो मीथेन नाम हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है जी, मीथेन। दूसरा है इथेन, प्रोपेन, ठीक है जी, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, they are of two types, okay? Alkenes and alkynes. They are alkenes and alkynes, okay? Alkenes और alkynes. Alkenes के केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। alkynes के केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है।
एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप देख पा रहे होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन्स में क्या था आपको याद होगा, एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ये मेन डिफरेंस है इन सब में। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम एल्काइंस के नाम से जानते हैं, वो कॉल देम एल्काइंस। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज की, तो एल्कीन्स के केस में और एल्काइंस के केस में मिथीन या मिथाइन ये अकर नहीं करते। मिथीन कुछ नहीं होता, मिथाइन कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया ना, पहला मेंबर मैथ, जब N1 होगा तो मैथ होगा, तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि एल्कीन है तो मिथीन होना चाहिए, एल्काइन है तो मिथाइन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मिथीन नाम का कोई कंपाउंड होता है, ओके, ना ही मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड होता है। अगर कोई बोलता है मिथीन तो वो गलत है, अगर कोई बोलता है मिथाइन वो गलत है। हाँ, मीथेन जरूर होता है। यानी कि जब आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यानी कि एल्केन्स में पहला मेंबर मीथेन होता है, लेकिन एल्कीन्स में पहला मेंबर मीथेन नहीं होता, एल्काइंस में पहला मेंबर मिथाइन नहीं होता। रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप बात करते हैं दो कार्बन्स की, ठीक है जी, इन सब कार्बन्स के बीच में चार, आप देखिए इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी भी 4 है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लेट अस टेक मिथीन, तो मैं एल्कीन के बारे में पहले एक चीज़ और बता दूं कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, एल्काइन जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपको याद होगा मैंने एल्केन का बताया था, एल्केन का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। तो CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन का CnH2n-2। तो अब ज़रा नोटिस कीजिए कि मिथीन क्यों नहीं होता है, क्यों हम कहते हैं कि मिथीन नहीं हो सकता। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है ना, तो CnH2n है। अगर हम बोलते हैं कि N जो है 1 है, अब सपोज कीजिए N 1 है, तो N 1 है तो C1, ओके, H2 इंटू 1 हो जाएगा। वो क्या बन गया, इट इज C1H2। ठीक है जी, अब जरा नोटिस कीजिए C1H2 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कार्बन, आपको याद है ना इसकी वैलेंसी 4 होती है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। लेकिन अब सोचने योग्य बात यह है, इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है। ये तो बिल्कुल फ्री है, जबकि इनका फ्री होना जो है यहाँ पर सही बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज़रूर एक और हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होना चाहिए था ताकि वो इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर वो मिथीन थोड़ी बना, फिर तो वो मिथेन बन गया। तो सिंस कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी भी फ्री रह जाते हैं, ठीक है, तो यही कारण है कि हम कहते हैं कि मिथेन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ को समझिए, मिथाइन भी पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपको बताया एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n
-2। अगर N1 है तो C1 H2 इंटू 1 मतलब 2 -2 वो क्या हो जाएगा C1H0। कार्बन की वैलेंसी है 4 और हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मीथाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके जो हैं ये फ्री है, तो हम कहेंगे कि मीथाइन जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने देखा एल्कीन जो है, जब हम एल्कीन बोलते हैं, व्हेन वी से एल्कीन नेवर स्टार्ट्स विद मीथेन। So which one is the first member of alkene homologous series? तो let me tell you, it is ethene। इथीन जो है वो पहला मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, एल्कीन का। ओके, एंड सिमिलर इज द केस विद एल्काइन। जब हम एल्काइन बोलते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। एल्काइन में मैंने आपको बताया मिथाइन पॉसिबल नहीं है। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मिथाइन जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक मीथेन इज़ नॉट पॉसिबल, मिथाइन इज़ नॉट पॉसिबल टू। तो यहाँ भी पहला मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज का ये क्या है, इट इज़ इथाइन। इथाइन जो है वो पहला मेंबर है एल्काइन होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, मैं दोबारा से आपके लिए एक बात बता रहा हूँ। जब हम बात करते हैं एल्केन की, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहला मेंबर है मीथेन। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन का पहला मेंबर है कौन, इथीन। ओके, जब हम बोलते हैं एल्काइन, तो एल्काइन का पहला मेंबर जो है वो कौन है, इथाइन। ठीक है जी, इसका पहला मेंबर है एल्काइन होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर जो है वो क्या है, इथाइन। अब देखिए जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है जी, जब हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जब आप एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इन सब में 2 का अंतर है। ये +2 है, यहाँ पर से 2 कम हो गया है तो सिर्फ 2n रह गया है, और यहाँ पर और 2 कम हो गया है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया, मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसको। हाइड्रोकार्बन जो है ओपन चेन होता है, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो था क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में, जब हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा मैंने बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बोला इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एल्केन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया ये 2 तरह के होते हैं, एल्कीन और साथ में एल्काइन। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए एल्कीन और एल्काइन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम क्यों कहते हैं कि एल्केन जो है वो सैचुरेटेड होता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कैसे हमें पता लगता है कि कोई जो है वो सैचुरेटेड है और कोई अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एल्केन लिया गया, ओके, और एल्कीन लिया गया, दोनों को ब्रोमीन वाटर के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो वी हैव 2 टेस्ट ट्यूब्स ऑफ ब्रोमीन वाटर। इसमें एल्केन ऐड किया,
पहले वाले में आपने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर देखिए एल्केन ऐड कर दिया। ओके, एल्केन ऐड किया पहले वाले में, ये फर्स्ट वाला है, और सेकंड वाले में आपने एल्कीन ऐड कर दिया। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में ही आपने ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे पता लग रहा है कि एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होगा वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट होकर चेंज नहीं होएगा। तो आप देखिए ज़रा क्या होने वाला है। We have two test tubes. In the first test tube, we have bromine water, but we are treating it with alkane. In the second test tube, we have bromine water too. Again, we have bromine water, but now we are treating it with alkene. आप एल्कीन के साथ ट्रीट कीजिए या एल्काइन के साथ ट्रीट कीजिए। अनसैचुरेटेड में एक ही लिया है मैंने, एल्कीन लिया है, तो आप देखिए इसमें क्या होने जा रहा है। अगले स्टेप में आप देखेंगे एल्केन का केस जो है उसमें ब्रोमीन वाटर को जब आपने एल्केन के साथ ट्रीट किया, अच्छे से हिलाया डुलाया। दूसरा एल्कीन में भी ब्रोमीन वाटर को एल्कीन के साथ ट्रीट करके उसको भी हिलाया डुलाया। ठीक है, एल्केन जिसमें ऐड की ब्रोमीन वाटर में, उसको भी आपने शेक किया, और जिसमें एल्कीन ऐड किया उस टेस्ट ट्यूब को भी आपने शेक किया। तो अब क्या हुआ, आप आगे देखिए। यहाँ पर एल्केन वाला जो केस है उसमें ब्रोमीन वाटर के कलर में कोई चेंज जो है आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब की, एल्कीन वाले टेस्ट ट्यूब की, तो एल्कीन वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, ब्रोमीन वाटर जो है वो क्या हो गया, वो डीकलराइज हो गया। इट डीकलराइज्ड। ठीक है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, हमने क्या किया। हमने सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के 2 टेस्ट ट्यूब लिए। वी हैव 2 टेस्ट ट्यूब्स विद ब्रोमीन वाटर। ओके, पहले वाले को आपने एल्केन से और दूसरे वाले को एल्कीन से आपने ट्रीट किया। आगे देखिए, यहाँ पर जिसको आपने एल्केन से ट्रीट किया उसके केस में क्या हुआ, उसके केस में कलर जो है ब्रोमीन वाटर का बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लेकिन एल्कीन वाले में क्या हुआ, कलर जो था वो चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊं। जब आपने किसी एल्कीन को, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बात समझाता हूँ। हम एल्कीन कौन सा ले रहे हैं, यहाँ सपोज कर लीजिए ये हम ले रहे हैं एल्कीन। ओके, तो क्या नाम है आप समझ रहे हैं। फिर से देखिए, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। जल्दी से सोचिए इसका नाम क्या है। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्कीन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इथीन। आपने इसको किसके साथ ट्रीट किया, यू ट्रीटेड इट विद, आपने इसको ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है जी, ओके। तो अब क्या हुआ, जब आपने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने के कारण क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है ये इन 2 कार्बन्स के साथ खुद को अटैच कर लेगा। कैसे अटैच करेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो अटैच्ड हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ओके, ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, वो तो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन एक नई चीज़ होगी, और वो क्या, ये जो ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, और एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी हर तरफ से कंप्लीट है। ओके, इसी तरह से इस कार्बन को अगर आप स्टडी करें तो ये भी हर तरफ से कंप्लीट है। तो हुआ क्या, ये जो एल्कीन था इथीन, इसने इन 2 ब्रोमीन को अपने साथ एडजस्ट कर लिया, और एडजस्ट करने के कारण क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से एल्कीन से एल्केन की फॉर्मेशन होगी। अब सिंस यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है, इसीलिए ब्रोमीन वाटर का कलर, पिछले केस में आपने देखा ब्रोमीन वाटर का कलर वो चेंज हो गया, इट डीकलराइज्ड। ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आप एल्कीन के केस में अभी पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला। तो मैं फिर से बता दूं, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड है, और कैसे हमने प्रूव किया कि वो सैचुरेटेड है, हमने इसको ट्रीट करने की कोशिश की ब्रोमीन वाटर से, लेकिन उसमें
कोई भी चेंज नहीं आया। फिर हमने प्रूव किया कि एल्कीन जो है वो क्या है, वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और वो हमने कैसे प्रूव किया, उसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, और ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पर हमने देखा कि वो डीकॉलराइज हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और बड़ी खास बातें। जैसे एक टर्म है क्रैकिंग का, तो आप देखिए क्रैकिंग क्या है, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल से आप बात कर लेते हैं। जब आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और छोटे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होते हैं। जबकि मार्केट में ज़्यादा डिमांड जो है वो छोटे हाइड्रोकार्बन्स की होती है। अब मैंने आपको क्या बोला, ज़्यादा डिमांड जो है वो छोटे शॉर्टर एल्केन मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है जी, शॉर्टर एल्केन मॉलिक्यूल्स की होती है। आप गूगल यूज़ करते हैं, ज़रूर चेक कीजिए कि ज़्यादा डिमांड शॉर्टर एल्केन मॉलिक्यूल्स की क्यों होती है। ओके, तो खैर मैं बता रहा हूँ कि डिमांड जो है ज़्यादा शॉर्टर एल्केन मॉलिक्यूल्स की होती है, and alkenes then form many of the longer chains formed during fractional distillation. अब यहां पर एक टर्म आती है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग वो फिनोमेना है जिसके कारण क्या होता है, लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उनको छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ दिया जाता है, और फ्रैक्शंस कंटेनिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड टू वेपराइज दम। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक हेक्सेन का एग्जाम्पल दिया है, हेक्सेन है, इसको हीट किया जाता है, इसको एक हॉट कैटलिस्ट से पास किया जाता है। जब इसको हॉट कैटलिस्ट से पास करते हैं तो ये हेक्सेन जो है ये ब्यूटेन और इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक हेक्सेन से दो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक एल्केन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, इसको हॉट कैटलिस्ट से पास किया जाता है। जब इस हेक्सेन को, जो कि एक एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हॉट कैटलिस्ट से पास किया जाता है। ठीक है जी, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हॉट कैटलिस्ट से जब पास किया जाता है, हॉट कैटलिस्ट से पास करने के कारण क्या होता है, दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, एक ब्यूटेन और एक इथीन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं, वी कॉल दिस फिनोमेना क्रैकिंग। दिस इज नोन एज क्रैकिंग। ओके जी, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मैं आपको बता दूं। अभी तक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया, मैंने हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स के बारे में बताया, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह की होती है, मैंने आपको बताई। एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन भी कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आज हमने इतना पढ़ा। और एक और ख़ास बात हमने डिस्कस की कि पहला मेंबर जो है एल्केन का वो मीथेन है। एल्कीन का पहला मेंबर जो है मीथीन नहीं है बल्कि इथीन है, कारण मैंने आपको समझाया। एल्काइन का पहला मेंबर जो है वो मिथाइन नहीं है, वो इथाइन है, उसका कारण भी मैंने आपको समझाया। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इसमें आने वाले टाइम में भी बहुत सारी नई चीज़ें हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पिछली बार का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको वर्सटाइल नेचर के बारे में बताया था कार्बन का, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से मिला। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर आइसोमेरिज्म के बारे में हमें जानना है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, थोड़ा सा और उसको आप डिटेल में समझाइए। और इसी तरह से कुछ बच्चों ने मुझे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करने के लिए कहा। तो मैं आपको एक चीज़ कन्विंस करता हूँ, वो जो पिछली बार जो लेक्चर दिया गया था, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड देन आई ट्राई टू कन्वे यू व्हाई वी कॉल
carbon a unique element? What is the reason for its versatile nature? And while trying to explain you, I just introduced a few new terms to you. One of those terms was catenation. The second one was tetracovalency. Then I tried to explain you the multiple bond formation in case of carbon and its compounds. And at last I tried to convince you about try to convince you about isomerism. But let me tell you something. जो भी आपको बताया गया, it was just an introduction. I tried to introduce a new term, catenation, then tetracovalency, then multiple bond formation. Then I introduced another new term, which was isomerism. So it was just an introduction. We are going to have a few more lectures about isomerism in the future too. Most probably the lecture after the next one, or we are going to have another lecture on मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. ये कुछ लेक्चर्स जो हैं अभी और होने वाले हैं. सो आप परेशान मत होइए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से कुछ ने जो है ये कन्वे करने की कोशिश की. इस लेक्चर को भी ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. इस लेक्चर के बारे में मैं आपको ये बता दूं, अभी जो भी पढ़ाया गया वो जस्ट इट इज़ एन इंट्रोडक्शन. जब आप इस लेक्चर को अच्छे से देख पाएंगे तो फिर एक सम एंड सब्सटेंस हम पूरे लेक्चर का जो है फिर से बनाएंगे. अगला लेक्चर जो है इट इज़ अबाउट क्लोज चेन hydrocarbons. I'm going to tell you something about closed chain hydrocarbons. It is not a longer one. It is not a longer lecture. It is a smaller lecture as compared to this one. It is this lecture, ये जो present lecture है, it is going to be about वेरी क्लोज टू 45 मिनट्स. लेकिन अगला लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, और वो होगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. और उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, एलोट्रोप्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपैक नेम्स के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में. अपना ध्यान रखिएगा. गुड नाइट.